हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस की सीरीज में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 क्लास 9 का, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले के दो चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो था आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स एंड सेकंड वन इज मैटर अराउंड अस प्योर। उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पार्ट वाइज टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप जाकर हमारी पुरानी वीडियोस को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो याद कीजिए, आपको जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या है। मैटर जो मिलके किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। तो अब वो पार्टिकल्स कौन से थे? तो वो पार्टिकल्स थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो दो चैप्टर थे वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि इस चैप्टर में क्या चल रहा है। तो वो वाले चैप्टर जाकर आप पीछे जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर यहाँ पर एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एटम्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका जानना हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन दूंगा मैं सबसे पहले कि इसको किसने कैसे पहचाना और कैसे उनकी खोज की गई या फिर कितने भी डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले यहाँ से इंडिया से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के किस साइंटिस्ट ने किया। तो अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसफर महर्षि कानद, यानी कि 500 BC के आसपास एक इंडियन फिलोसफर थे जिसका नाम था महर्षि कानद। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट थ्योरी दी अपनी एटम मैटर को लेकर। उन्होंने कहा कि इफ वी गो डिवाइडिंग मैटर, वो उस टाइम पे मैटर को पदार्थ कह के बोलते थे, यानी कि उस टाइम पे मैटर नहीं बोलते थे, पदार्थ कह के बोलते थे। तो वो बोलते थे कि इफ वी गो डिवाइड मैटर वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड द फर्दर डिवीजन कांट बी पॉसिबल विच इज नोन एज परमाणु। यानी कि हम एक टाइम पर किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएं, लेकिन एक टाइम पर हम ऐसे पार्टिकल्स के पास पहुंच जाएंगे जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उस चीज को उन्होंने क्या टर्म दी? उस चीज को उन्होंने टर्म दी परमाणु। उसी टाइम पर एक ग्रीक फिलोसोफर ने भी इसी चीज की एक थ्योरी दी और उन्होंने उस जो महर्षि कानद ने जो टर्म दी थी परमाणु, उस टर्म को उन्होंने एटम कह के पुकारा। तो एक्चुअली में यहाँ पर तो आप चैप्टर 3 में ही पढ़ रहे हैं कि एटम्स को, यानी यहाँ पर ये इन थ्योरी के हिसाब से बोल रहे हैं कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ना, उसमें हमने एटम को ही फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ये मैंने आपको अभी बता दिया, जाके आप चैप्टर 4 पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने 3rd चैप्टर में बोला कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 4th चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो वैसे ही ग्रीक जो फिलोसोफर थे डेमोक्रिटर एंड ल्यूक्यूपस, जो उन्होंने इस टर्म को क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। उसी टाइम पर दो और साइंटिस्ट थे जो कि थे एंटिनो लेविसियर और जोसेफ। उन्होंने एक फाउंडेशन रखी किस चीज की? केमिकल साइंस की, जिसमें उन्होंने 2 लॉज, केमिकल लॉज के बारे में बताया, जो उन्होंने नाम दिया उस केमिस्ट्री को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज है, वो इससे कैसे रिलेट करती है, वो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवेसियर और जोसेफ ने 2 लॉज दिए थे केमिकल, मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज दिए थे। तो कौन कौन से 2 थे? एक तो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अनदर वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट में टी रह गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वही जितना भी रिएक्टेंट का मास होगा, जितने भी अगर 2 रिएक्टेंट हम एक साथ मिला रहे हैं तो उनका रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उन दोनों का मास और प्रोडक्ट का मास बिल्कुल इक्वल रहेगा। ये है इसका मतलब। और इसमें एक और पॉइंट बोल रहा है, इसको मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे। एक और पॉइंट बोला कि जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा तो उसमें ना तो मास होगा, जो मतलब दोनों रिएक्टेंट का जो मास होगा वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा। मतलब जितना मास उसका रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास उसका प्रोडक्ट का भी होगा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया कि जैसे ए एक रिएक्टेंट है और एक बी भी एक रिएक्टेंट है। तो उसके बाद जब इनकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद जो ए और बी प्रोडक्ट बनेंगे, तो जो इसका मास था और जो इसका मास था, इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो इस प्रोडक्ट का मास निकलेगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। समझे? और वैसे ये बोला कि जब भी इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें ना तो जो इनका मास था और जो इसका मास होगा वो भी दोनों का इक्वल ही होगा। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम समझ गए कि किस तरह से मास को कंजर्व करते हैं उसकी रिएक्शन में। अब वो बोल रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, इन केमिकल रिएक्शन
कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। समझ रहे ना कि जो केमिकल रिएक्शन में जो हमेशा जो रिएक्शन होगी उसमें जो कंपाउंड होंगे वो हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल सेम अमाउंट में, सेम एलिमेंट्स ही प्रोडक्ट में लेके आएंगे। जैसे कि लिख रहे हैं सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। यानी कि बोला कि अगर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स वही रहेंगे, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी चेंज नहीं हो जाएंगे वो। जैसे कि एग्जांपल, और इसमें एक और चीज बोला कि वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी रहेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी केमिकल रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनके जो एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन रहेगा, यानी कि एक रेशियो रहेगा, वो दोनों का सेम ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे अगर कभी भी हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से डिकम्पोज करने में हमेशा देखना आपका जो वाटर का जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इसमें जो एलिमेंट होंगे उनमें जो 1 ग्राम होगा वो हमेशा हाइड्रोजन ही निकलेगा, और 8 ग्राम क्या निकलेगा, वाटर निकले, 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसका रेशियो हमेशा जो क्या रहेगा, वाटर का रेशियो 1:8। 1:8 चाहे आप कहीं से भी जाकर निकाल के देख लें, नाले का पानी ले आए, गोलगप्पे का पानी ले आए, किसी भी चीज का पानी लाकर आप उसका अगर डिकम्पोज करेंगे उस पानी को, तो उसके अंदर आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ही ऑक्सीजन ही निकलेगा। यानी कि ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा वाटर का। हाँ, तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि 2 लॉ पढ़े, जो कि लेवेसियर ने जो दो लॉ दिए थे कौन कौन से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ दिए, जो कि था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उन्होंने ये लॉ दे तो दिए, लेकिन वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए कि ये किस तरह से सच में प्रूफ होंगे। लेकिन उसके बाद ही एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, क्या नाम था, जॉन डाल्टन। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, जे डाल्टन कर देते हैं। उसी के नाम से एटॉमिक थ्योरी उसने दी, जिसमें उसने बोला कि एटॉमिक अकॉर्डिंग टू डाल्टन ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो इसने भी वही डेफिनेशन यूज की, वही चीजें यूज की जो पहले साइंटिस्ट ने कर चुके थे। उसने भी अपने जो पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी था, उसको भी एटम ही बोला इसने भी। लेकिन इसने कुछ एक 6 पोस्टुलेट्स दिए जिसके थ्रू उसने अपनी बातों का प्रूफ दिया, और उनके जो 2 लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनको भी प्रूफ किया। तो आइए देखते हैं किस तरह से उसने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए और किसके थ्रू उसने अपने आप को प्रूफ किया। तो जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑब्वियसली जब से हम यही पढ़ रहे हैं कि जो भी मैटर है वो बहुत स्मॉल यानी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, और एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अपने आप को रिएक्ट करवाता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ। नेक्स्ट वन इज एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, यानी कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो उसका बोल रहा है, ये ध्यान से पढ़िएगा इसको, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको प्रूफ दिख रहा है ना यहाँ पे कि यहाँ पर भी इसने ये वही बात बोली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोली थी। तो यहां से इसका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो गया ना, जो लेवेसियर ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देख रहे हैं, लिखा हुआ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पे जो उसने बोला कि जो एटम है गिवन एलिमेंट में, यानी कि जिस भी एलिमेंट की जो एटम है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और उनका जो मास होगा वो हमेशा आइडेंटिकल यानी सेम रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास उसका सेम रहेगा। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि सेम के तो सेम ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंट का क्या होगा, डिफरेंट ही मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल एंड होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो ये आपको एक और चीज प्रूव हो रही है यहाँ से, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था, वहां से ये प्रूव कर दिया इसने कि एटम जो होते हैं जो कंबाइन करके इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। मैंने भी प्रूफ करके दिखाया था कि वाटर को किसी भी जगह का वाटर आप लाके देख लीजिए, उसको आप डिकम्पोज करेंगे तो उसके अंदर से आपको 1:8 का ही रेशियो निकलेगा वाटर का, यानी कि उसमें 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा आपको। तो यहां से इसका एक और लॉ प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जो 6 पोस्टुलेट जो बोल रहा है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। यहाँ पे बोला कि जो भी रिलेटिव नंबर के और काइंड के एटम्स होंगे वो हमेशा जिस भी कंपाउंड में वो एकदम कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये इसके जो 6 पोस्टुलेट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। तो ये तो हो गया आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे एटम क्या है एक्चुअली। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि एटम क्या है एक्चुअली, देर से हम पढ़ रहे हैं कि एटम एटम एटम, आखिरकार एटम है क्या, आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ एटम को, और एटम एक्चुअली में होता क्या है ये जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, यानी कि क्या बोला कि जो एटम है वो एक एक्चुअली हर चीज़ हर मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। तो आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर समझ आए। तो जैसे कि आप मान लीजिए हम घर बनाते हैं, कोई भी रूम बना रहे हैं, रूम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले वॉल बनानी पड़ेगी, और उस वॉल को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ब्रिक चाहिए होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर एक एटम को एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एटम को मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, एक ब्रिक को, एक ब्रिक लगाई, ये हमारा एक एटम है। अब एक और ब्रिक लगाएंगे तब एक और एटम है, खूब सारी ब्रिक्स मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, खूब सारी ब्रिक्स को मिलाएंगे तब जाकर ही तो एक वॉल तैयार होगी। समझ रहे हैं ना आप। अब जब ये वॉल तैयार हो जाएगी, अब ऐसे ही हम 3-4 वॉल्स और बना देंगे तो एक रूम तैयार हो जाएगा। रूम तैयार हो जाएगा यानी कि कुछ मैटर तैयार हो गया बनकर। तो इस तरह से मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाएं कि मैटर एक्चुअली में एटम कितना छोटा हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक ब्रिक का एग्जांपल लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आपको किस तरह से आपकी बुक्स में दिया हुआ। जैसे कि लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो अभी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शंस में जो पार्ट लेता है वो यही लेता है, यही जाके दूसरे एटम्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाता है और न्यू प्रोडक्ट रेडी करता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट, तो कि इनका साइज क्या हो सकता है, आपको कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में हाउ बिग आर एटम्स, यानी कि एटम्स एक्चुअली में कितने बड़े हो सकते हैं। यानी कि देख रहे हैं आप, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी कि वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी नहीं देख सकते। वो तो आज के टाइम पर थोड़ी सी मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न साइंस के थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत देख पाते हैं एटम्स को, लेकिन जब ये आपकी बुक्स के टाइम पे लिखा हुआ है तो इस पर ये लिखा हुआ है कि हम माइक्रोस्कोप्स के थ्रू इसे नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो अब एटम्स है ना, उनके रेडियस को मेजर किस में करते हैं हम, उसकी यूनिट है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल टू होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अपॉन में होती है हम इक्वल टू में लाएंगे तो वो चीज़ हमेशा माइनस में आ जाएगी, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यानी कि कितना हो सकता है आपको पता है ना, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कितना छोटा होगा एटम एक्चुअली में। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक यहाँ तक। अब इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो और सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।